Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Professor Sanaullah Aman. Today we are going to start our chapter number 15, class second year biology. आज हम अपने चैप्टर नंबर 15 का आगाज़ करेंगे। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि ये आपको अच्छे से अच्छे तरीके से ये चैप्टर समझ में आ जाए। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में कुछ ऐसी कंसेप्चुअल बातें हैं जो कि आपको अच्छी तरह से याद करनी है। हम अपने लेक्चर का आगाज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम होम्योस्टैसिस का लफ्ज़ी मतलब देखेंगे। होम्योस्टैसिस, होम्यो का मतलब होता है होम्यो, होम्यो कहती है सेम, और स्टैसिस का मतलब होता है स्टे। सो होम्योस्टैसिस मीन सिमिलर स्टे, एक जैसा रहना। The concept of homeostasis was first described by French physiologist Claude Bernard in 1865। होम्योस्टैसिस का जो कॉन्सेप्ट था सबसे पहले एक फ्रेंच फिजियोलॉजिस्ट क्लॉड बर्नार्ड ने दिया था 1865 में। The word homeostasis was first joined, यानी किस इंसान ने होम्योस्टैसिस का वर्ड इकट्ठा किया था, इकट्ठा करना, बाय वॉल्टर ब्रैडफोर्ड कैनन इन 1926। ये है, दिस इज द हिस्ट्री ऑफ होम्योस्टैसिस। यानी कि होम्योस्टैसिस का वर्ड किसने पेश किया, होम्योस्टैसिस का कॉन्सेप्ट किसने दिया और किसने होम्योस्टैसिस के वर्ड को कॉइंड किया, इकट्ठा किया। डियर स्टूडेंट्स, इसकी तारीफ से पहले, यानी होम्योस्टैसिस की तारीफ से पहले इसके थोड़े से कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। दुनिया में हर जानदार चीज़ एक लिमिट में रहकर काम करती है। दुनिया में हर जानदार चीज़ एक लिमिट में रहकर काम करती है। मसलन आपने अक्सर देखा होगा, जैसे खुशी है, अब खुशी जो है, एक इंसान खुश है, अच्छी बात है, वो खुश है। अगर खुशी हद से ज़्यादा हो जाए, अगर एक इंसान को खुशी हद से ज़्यादा है तो उसके लिए नुकसानदेह है। खुश रहना अच्छी बात है, लेकिन अगर खुशी हद से ज़्यादा हो जाए तो नुकसानदेह है। इसी तरह गम है, अगर गम मामूली सा है, थोड़ा सा है, तो अच्छी बात है। अगर गम बहुत ज़्यादा हो जाए तो नुकसानदेह है। तो एतदाल में रहना चाहिए, एतदाल। तो होम्योस्टैसिस का जो लफ्ज़ी मतलब है उर्दू में वो है एतदाल।
एतदाल, लफ्ज़ी मतलब है एतदाल। अब मेरी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं, मेरी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं जो कि एक नॉर्मल लिमिट में रहकर काम करते हैं। मेरी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं जो कि एक लिमिट में रहकर काम करते हैं। अब इन सिस्टम्स को ख़तरा है। अब इन सिस्टम को ख़तरा क्या है? अगर एक सिस्टम अपने नॉर्मल लेवल से ज़्यादा काम करे या एक सिस्टम अपने नॉर्मल लेवल से कम काम करे, यानी अगर एक सिस्टम अपने नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा काम करे या अपनी नॉर्मल लिमिट से कम काम करे तो ये सिस्टम्स को ख़तरा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक सिस्टम नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा काम करता है तो नुकसान है। अगर एक सिस्टम नॉर्मल लिमिट से कम काम करता है तब भी नुकसान है। अगर नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा काम करे तब भी नुकसान है। अगर नॉर्मल लिमिट से कम काम करे तब भी नुकसान है, तो अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि वो सिस्टम इन तमाम नुकसानों से बचाता है। यानी अल्लाह ताला ने मेरी बॉडी के अंदर एक ऐसा सिस्टम बनाया है। वो सिस्टम क्या करता है? वो सिस्टम मेरी बॉडी में होने वाले तमाम नुकसानात को मेरी बॉडी को बचाता है। यानी मेरी बॉडी में होने वाले जितने भी नुकसानात होते हैं उनसे वो सिस्टम बचाता है मेरी बॉडी को। ये जो सिस्टम मेरी बॉडी को इन नुकसानात से बचा रहा है, इस सिस्टम को हम होम्योस्टैसिस कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं, लेकिन डेफिनेशन से पहले डियर स्टूडेंट्स, डेफिनेशन से पहले हमें दो चीज़ों को देखना है। डेफिनेशन में दो पॉइंट्स ऐसे हैं जिसे हमने समझना है। पहला है इंटरनल इन्वायरमेंट और दूसरा है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को समझना है। मैं अपनी बात को दोबारा दोहराता हूँ कि मेरी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं जो कि एक नॉर्मल लिमिट में रहकर काम करते हैं और इन सिस्टम को ख़तरा है। ख़तरा क्या है? अगर एक सिस्टम अपनी नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा काम करे तो फिर भी नुकसान है। अगर एक सिस्टम नॉर्मल लिमिट से कम काम करे तब भी ख़तरा है, तब भी नुकसान है। तो मेरी बॉडी के अंदर एक ऐसा सिस्टम है जो कि
इन तमाम नुकसानों से मेरी बॉडी को बचाता है। ये जो मेरी बॉडी को सिस्टम बचा रहा है, इस सिस्टम को होम्योस्टेसिस कहते हैं। यानी ये सिस्टम जो अल्लाह ताला ने मेरी बॉडी में बनाया है, ये सिस्टम मेरी बॉडी को उन नुकसानात से बचाता है। इस सिस्टम का नाम होम्योस्टेसिस है। अब होम्योस्टेसिस की तारीफ में हमें 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जिन्हें हमने अच्छे तरीके से समझना है। देयर आर 2 पॉइंट्स विच आर प्रेजेंट इन दिस डेफिनेशन, वी हैव टू अंडरस्टैंड देम फर्स्ट ऑफ ऑल। First of all, we have to understand, there are 2 points we have to understand them. First is internal environment and second is external environment. तो पहले हमने इन 2 पॉइंट्स को डिस्कस करना है। एक इंटरनल इन्वायरमेंट को डिस्कस करना है और फिर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले इन्वायरमेंट को देखते हैं। व्हाट इज इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट क्या है? व्हाट इज इन्वायरमेंट? द थिंग्स विच सराउंड मी इज कॉल्ड माई इन्वायरमेंट। वो चीज़ें जो मेरे इर्द गिर्द मौजूद हैं वो मेरा इन्वायरमेंट है। अब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। फर्स्ट इज इंटरनल इन्वायरमेंट and second is external environment। अगर हम इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को समझ गए, फिर हम आसानी से होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन को भी समझ लेंगे। इफ़ वी इजीली लर्न व्हाट इज इंटरनल इन्वायरमेंट एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, then we can easily understand the basic definition of homeostasis। Internal environment ये वो environment है inside the body, जो मेरी बॉडी के अंदर है। The environment which is present inside my body, जो मेरी बॉडी के अंदर है। Inside blood, मेरे ब्लड में, इनसाइड सेल, सेल के अंदर, इसके अलावा सेल के अंदर फिर आउटसाइड द सेल, सेल से बाहर, यानी ये सेल है। इन्वायरमेंट इनसाइड द बॉडी, जो बॉडी के अंदर है। इसमें अब एग्जाम्पल में क्या आ जाता है? इनसाइड द ब्लड, ब्लड के अंदर, इनसाइड द सेल, सेल के अंदर, और फिर आउटसाइड द सेल, सेल से बाहर। ये क्या कहलाता है? हम इसे इंटरनल इन्वायरमेंट कहते हैं। ऐसा इन्वायरमेंट जो बॉडी के अंदर है, ब्लड के अंदर है, सेल के अंदर है, इसे हम इंटरनल इन्वायरमेंट कहते हैं। अगर सेल के अंदर है तो क्या कहलाएगा? इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट। इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट। अगर सेल से बाहर है, आउटसाइड द सेल है, तो आउटसाइड द सेल कहलाएगा एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट। एक्स्ट्रा सेलुलर environment. Those such environment which is present inside my body is called internal environment. Such environment
which is present inside my blood, inside my cell, inside my cell. आउटसाइड द सेल है तो क्या कहलाएगा? एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट। अगर सेल के अंदर का इन्वायरमेंट है तो क्या कहलाएगा? इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट। अब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आउटसाइड द बॉडी, जो मेरी बॉडी से बाहर है। सच इन्वायरमेंट विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी, जो बॉडी से बाहर है। एग्जाम्पल जैसे एयर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, नमी। अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज होता है, अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज होता है, फॉर एग्जांपल अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है चेंज, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट अगर चेंज होता है तो इसका असर किस पे पड़ेगा? अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज होता है तो इसका असर किस पे पड़ेगा? तो इसका असर इंटरनल इन्वायरमेंट पे पड़ेगा। अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज आती है तो असर किस पे पड़ेगा? इंटरनल इन्वायरमेंट पे चेंज पड़े, इंटरनल इन्वायरमेंट पे इसका असर होगा। लेट्स सपोज अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज ना हो, अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज ना हो तो जाहिर बात है इंटरनल इन्वायरमेंट भी चेंज नहीं होगा। यानी कंडीशन ये आ जाएगी कि जैसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट वैसा ही इंटरनल इन्वायरमेंट। तो शायद फिर होम्योस्टैसिस का कोई कॉन्सेप्ट ना होता, यानी होम्योस्टैसिस नाम की कोई चीज़ ना होती अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज ना होता। तो इंटरनल इन्वायरमेंट भी चेंज ना होता तो होम्योस्टैसिस नाम की कोई चीज़ ना होती। इसलिए एक्सटर्नल इन्वायरमेंट उस वक़्त चेंज होता है, उस वक़्त चेंज होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यानी मेरा कहने का मकसद है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कब चेंज होता है। अब आप देख लें 2-3 माह पहले, 3-4 माह पहले टेम्परेचर क्या था? टेम्परेचर यही था 20, 22, 25 तक। अब टेम्परेचर क्या है? अब टेम्परेचर 42, 43 तक, 45 तक टेम्परेचर है। पहले क्या थी? नमी थी। अब क्या है? अब नमी नहीं है। और फिर टेम्परेचर कितना था मैंने आपको बता दिया। एयर उस वक़्त क्या थी? इतनी ज़्यादा वार्म नहीं थी। अब क्या एयर बहुत ज़्यादा वार्म है। यानी अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज होता है तो इंटरनल इन्वायरमेंट के ऊपर उसका बहुत ही गहरा असर पड़ता है। अब यहाँ पर मैंने आपकी आसानी के लिए लिखा है कि व्हाट आर इंटरनल इन्वायरमेंट और कंडीशन, क्योंकि आपकी बुक के अंदर काफ़ी जगहों पर इस चैप्टर के अंदर इंटरनल इन्वायरमेंट का भी जिक्र है और कंडीशन का भी जिक्र है। इंटरनल इन्वायरमेंट और इंटरनल कंडीशंस। इंटरनल इन्वायरमेंट और इंटरनल कंडीशंस। अब
मेरी बॉडी के अंदर इंटरनल कंडीशन क्या है, इंटरनल इन्वायरमेंट क्या है। अब बॉडी टेम्परेचर, मेरी बॉडी का टेम्परेचर, इंटरनल इन्वायरमेंट और इंटरनल कंडीशन। बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 सेंटीग्रेड ऑप्टिमम टेम्परेचर। अगर बॉडी का टेम्परेचर होता है राइज, एरो का निशान राइज को शो कर रहा है। अगर बॉडी का टेम्परेचर होता है राइज, तो मेरी बॉडी के अंदर जो सिस्टम है होम्योस्टेसिस, वो बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल लेवल पर ले आएगा। अगर मेरी बॉडी का टेम्परेचर लोअर होता है, तो मेरी बॉडी के अंदर जो सिस्टम है होम्योस्टेसिस, वो मेरी बॉडी के टेम्परेचर को फिर दोबारा नॉर्मल लेवल तक। बॉडी सॉल्ट एंड वाटर, मेरी बॉडी के अंदर सॉल्ट और वाटर, ये क्या है, ये भी मेरा इंटरनल इन्वायरमेंट है और इंटरनल कंडीशंस। अब बॉडी सॉल्ट, अगर बॉडी के अंदर सॉल्ट का लेवल बढ़ जाए तो बॉडी को नुकसान होता है, बीमारी होती है। अगर वाटर का लेवल बढ़ता है तो बॉडी को नुकसान होता है। अगर वाटर का लेवल कम होता है तो बॉडी को नुकसान होता है। अब बॉडी सॉल्ट एंड वाटर, ये वो इंटरनल इन्वायरमेंट हैं जिससे बॉडी के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ता है, बॉडी के ऊपर इसका असर होता है। वेस्ट प्रोडक्ट इनसाइड बॉडी, वेस्ट प्रोडक्ट, यूं कहने कचरा, क्या कहेंगे, कचरा, यानी वेस्ट प्रोडक्ट इनसाइड बॉडी, वेस्ट प्रोडक्ट जो कि बॉडी के अंदर है। ब्लड शुगर लेवल, ब्लड के अंदर शुगर का लेवल, वैसे अगर कह भी दें तो कहेंगे कि शुगर की बीमारी हो गई है, लेकिन हकीकत में शुगर क्या है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ्यूल है हमारा, यानी कि मेजर एनर्जी सोर्स है शुगर। अब ब्लड के अंदर शुगर का लेवल, अब ये क्या है, ये भी इंटरनल इन्वायरमेंट है और इंटरनल कंडीशन है। ब्लड पीएच, ब्लड की पीएच, अगर ब्लड की पीएच कम होती है या ज़्यादा होती है तो अल्टीमेटली मेरी बॉडी के अंदर जो सिस्टम है होम्योस्टेसिस, वो इसको मेंटेन कर देता है। अगर मेरे ब्लड के अंदर शुगर का लेवल कम होता है तो मेरी बॉडी के अंदर जो होम्योस्टेसिस का सिस्टम है वो इसे मेंटेन कर देता है। अब वेस्ट प्रोडक्ट, अब मेरी बॉडी के अंदर जो होम्योस्टेसिस है, होम्योस्टेसिस वाला सिस्टम है, वो सिस्टम क्या करता है, मेरी बॉडी से उस कचरे को बाहर निकाल देता है, वेस्ट कचरे को बाहर निकाल देता है। बॉडी सॉल्ट एंड वाटर, मेरी बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्ट की मिकदार को भी ये सिस्टम यानी होम्योस्टेसिस वाला सिस्टम मेंटेन करता है। बॉडी के टेम्परेचर को भी, मेरी बॉडी के टेम्परेचर को भी होम्योस्टेसिस वाला जो सिस्टम है वो मेरी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। अब कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस,
होम्योस्टैसिस के देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस के 3 कंपोनेंट्स हैं। थर्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन, थर्म मीन हीट, रेगुलेशन मीन कंट्रोल। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर विद इन टॉलरेबल रेंज। इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना थर्मो रेगुलेशन कहलाता है। इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना, बरकरार रखना विद इन टॉलरेबल रेंज, एक काबिल बर्दाश्त हद तक। टॉलरेबल रेंज क्या है? 36 सेंटीग्रेड टू 38 सेंटीग्रेड टॉलरेबल रेंज। इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना एक काबिल बर्दाश्त हद तक, इसे हम कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन, मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट वाटर एंड सॉल्ट। बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। एक्सक्रीशन, एलिमिनेशन और रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम बॉडी। बॉडी में से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना एक्सक्रीशन कहलाता है, ख़ास तौर पर नाइट्रोजीनियस वेस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जो है ये एक वेस्ट मटेरियल है। ये यूरिन के ज़रिए निकलता रहता है, थोड़ी थोड़ी मिकदार में निकलता रहता है। अगर यूरिक एसिड नहीं निकलेगा तो अल्टीमेटली इसका रिज़ल्ट क्या होगा? इसका रिज़ल्ट बहुत ही ख़तरनाक होगा। रिज़ल्ट ख़तरनाक कैसे होगा? यही यूरिक एसिड जॉइंट्स में जाके अकमुलेट हो जाएगा और आर्थराइटिस हो जाएगा, यानी जोड़ों में दर्द होगा, गाउटी आर्थराइटिस। यानी इन वेस्ट मटेरियल का बॉडी से निकलना बहुत ज़रूरी है। यानी एक्सक्रीशन में वेस्ट मटेरियल का बॉडी से निकलना बहुत ज़रूरी है। एलिमिनेशन और रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम बॉडी। एलिमिनेशन बॉडी से बाहर निकलना, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल का बॉडी से बाहर निकलना, ख़ास तौर पर नाइट्रोजीनियस वेस्ट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। नाइट्रोजीनियस वेस्ट का बाहर निकलना, जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड है, ये वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट हैं जिनका बॉडी से निकलना बहुत ही ज़रूरी है। इस प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। वैसे भी मेरी बॉडी कोई आइडियल बॉडी नहीं है। मेरी बॉडी कोई आइडियल बॉडी नहीं है कि इसमें कोई चेंज ना आए। मेरी बॉडी कोई आइडियल बॉडी नहीं है कि इसमें कोई कभी भी कोई चेंज आए। मेरा कहने का मकसद ये है कि मेरी बॉडी कोई आइडियल बॉडी नहीं है कि कोई भी चेंज इसमें आए। तो मेरी बॉडी के अंदर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, यानी जब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज आएगी तो अल्टीमेटली उस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर जो चेंज आई है उस चेंज का असर मेरे इंटरनल इन्वायरमेंट पे भी होगा। अब मेरे इंटरनल इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे सिस्टम हैं जो कि मेरी बॉडी को उस चेंज, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो चेंज आई है उसके मुताबिक मेरी बॉडी को एडजस्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।